आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो योगदान है भारतीय समाज के संदर्भ में, उसका सही मूल्यांकन तब किया जा सकता है जब हम थोड़ा सा अतीत में जाकर के एक झलक जो है वो देखें। यानी जब भारत में आर्य आए, यानी पूर्व वैदिक काल में आप चलें तो अलग अलग प्रकार के कबीले दिखाई पड़ते हैं। उस समय राज्य का विकास नहीं हुआ था, प्रारंभिक चरण में था वो। यानी कह सकते हैं कि कबीले जो भारत में फैले हुए थे आर्यों के, आपस में उनका संघर्ष भी चला करता था। लेकिन जब बाद में प्रसार होने लगा, आगे बढ़ने लगे, तो यहाँ के राजाओं से, यहाँ के स्थानीय लोगों से संघर्ष हुआ, जो कि आपको पुस्तकों में दिखाई पड़ेगा। तो संघर्ष हुआ तो उसमें किसी छोटे कबीले के लिए ये संभव नहीं था कि वो यहाँ के लोगों को, जो कि स्थानीय निवासी थे, उनसे जीतना आसान नहीं होता है। तो ऐसे में कबीले आपस में मिलने लग गए, और जब मिले तो फिर उनकी शक्ति बढ़ी, धीरे धीरे उन्होंने विजय प्राप्त किया, और यहाँ पर आप देखें महाजनपदों का उदय होने लगा। तो क्योंकि ये बहुत प्राचीन काल की बात की जा रही, तो उस समय हम इस तरह की बात नहीं कर सकते कि कोई कहाँ पर क्या अटैक कर रहा है, क्योंकि पृथ्वी में मानव जाति का प्रसार हो रहा था। उसी प्रसार के संदर्भ में लोग भ्रमणशील थे और एक स्थान से दूसरे स्थान पे कबीले के तौर पे जाया करते थे, क्योंकि पहले तो कबीलाई व्यवस्था ही थी, बाद में जाकर के नागरिक समाज का उदय हुआ। अगर हम देखें तो काफ़ी हद तक कहें तो कहीं ना कहीं कबायली स्वरूप बना हुआ था व्यापक तौर पर, बाद में जाकर के धीरे धीरे नगरीकरण आगे बढ़ा है। तो हम अगर देखें तो पूर्व वैदिक काल में जन्म के आधार पर जो वर्ण व्यवस्था नहीं थी, कर्म के आधार पर थी। यानी जिस समय वैदिक आर्य भारत में आए तो उस समय जो वर्ण व्यवस्था थी, कह सकते हैं उसका स्वरूप बहुत निश्चित नहीं था। तो जन्म के आधार पर नहीं थी, कर्म के आधार पर थी। एक ही परिवार में अलग अलग कर्म करने वाले लोग उपस्थित थे। यानी एक ही परिवार के अंदर चक्की पीसने वाले, आटा पीसने वाले भी लोग हैं, चक्की चलाने वाले भी लोग हैं, वैद्य भी हैं, शिक्षक भी हैं। तो एक खुला समाज हम कह सकते हैं पूर्व वैदिक काल में था। और आज भी अगर आप देखेंगे तो लोग ये समर्थन करते हैं कि, यानी इस बात को मानते हैं कि जो वर्ण व्यवस्था के, यानी जन्म के आधार पर जो वर्ण व्यवस्था विकसित हुई वो सही नहीं थी। कहीं ना कहीं उससे अधिकारों का जो हनन हुआ, क्योंकि इतना बड़ा समाज अगर शूद्र में किसी को रख देंगे, उनको शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा, तो कोई छोटा मोटा समुदाय तो है नहीं, ये बहुत बड़ी आबादी है। उस आबादी को शिक्षा प्राप्त करने से वंचित कर देना उचित नहीं, उसको सेवा के काम में लगा देना। तो ये उस समय की परिस्थितियों के हिसाब से हम सोच सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एक क्रमिक जो श्रृंखला चली, तो इससे एक बहुत बड़ा समाज सदियों तक जो है वो कहीं ना कहीं वंचित रहा, सुविधाओं से अभावग्रस्त हो करके कह सकते हैं कि बस जीवन जीने लायक जो है आजीविका उनको प्राप्त होती रही, और इसी में एक वंश लगातार पीढ़ियां जो है वो गुजरती चली गईं। और फिर आप देखेंगे भारत में लगातार हमले भी होते रहे। वैदिक धर्म के अंदर बहुत सारी खराबियां भी पैदा हो गई, इसी वजह से बौद्ध धर्म का भी उत्थान हो गया, जैन धर्म का भी विकास हुआ। जब जैन धर्म बौद्ध धर्म का थोड़ा सा जोर बढ़ा तो फिर वैदिक धर्म के अंदर सुधार करने की प्रक्रिया जो शुरू हुई। लेकिन अगर आप पूर्व वैदिक काल में देखेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा एक खुला कबीलाई समाज था, जिसमें सबके लिए कहीं ना कहीं अधिकार सुनिश्चित किए गए थे। और जब जन्म के आधार पर व्यवस्था लाई जा रही थी तो उस समय आर्यों के एक बड़े वर्ग ने, मतलब एक वर्ग ने विरोध किया था कि हम कहीं ना कहीं अपनी पुरानी चीज़ों से पीछे जा रहे हैं, ये सही नहीं है। लेकिन संघर्ष हुआ वैचारिक, उसमें जो पुरानी व्यवस्था के समर्थक जो आर्य थे वो कहीं ना कहीं पराजित हो गए, और नई व्यवस्था को जन्म देने वाले लोग थे वो जीत गए। और जब महाजनपदों का उदय हुआ, राज्य की स्थापना हुई, तो जन्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था को स्थापित कर दिया गया। और जो धार्मिक पुस्तकें थीं उस समय लिखित नहीं थीं, लेकिन कह सकते हैं मौखिक तौर पर ही उनमें बहुत सारे अंश जोड़ दिए गए, यानी बहुत सारे चैप्टर बाद में जोड़ दिए गए। तो जब बाद में जोड़ दिए गए तो मानी सी बात है कि उस समय की जो वर्तमान काल की आवश्यकता उनकी थी, उसके हिसाब से उन्होंने उसको ऐड कर दिया, कहीं ना कहीं धार्मिक स्वरूप उसको प्रदान कर दिया। तो यहाँ तक हमने देखा कि एक समाज यानी आर्यों का जब भारत में आगमन हुआ और एक खुला समाज बना, बाद में फिर अपनी आवश्यकताओं के हिसाब से उत्तर वैदिक काल में जन्म के आधार पर जब वर्ण व्यवस्था कर दिया और फिर जाति व्यवस्था भी भारत में डेवलप हो गई, तो कह सकते हैं सामाजिक स्तर पर जो समानता का सिद्धांत माना जाता है वो खंडित हो गया। यानी एक बहुत बड़ा समाज जो है वो सुविधाओं से वंचित हो गया, और फिर उसमें सदियां जो है गुजरने लग गईं। ऐसे में भारत पे आक्रमण भी होते रहे। जब समाज का एक बड़ा हिस्सा सेवा के काम में लगा दिया जाएगा, उसको सैनिक के तौर पर भर्ती नहीं किया जाएगा, और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इस प्रकार की व्यवस्था चलने लगेगी, तो फिर सेना कमज़ोर हो जाती है। क्योंकि कोई भी सेना जो होती है समाज के सभी वर्गों के प्रतिनिधित्व से ही आगे बढ़ती है। क्षत्रियों के अधीन ही अगर पूरी व्यवस्था को चलाएंगे तो आप देखेंगे जब भी भारत पे अटैक होते गए तो फिर वो कभी, अधिकतर यही देखने में आया कि वो कहीं ना कहीं पराजय मिलती रही। और जब पराजय होती चली गई तो फिर जो दूसरी संस्कृति के लोग आए वो भारत में रहे, और फिर वो धीरे धीरे, मानी सी बात है कि वो अब विदेशों में कहाँ जाएंगे, तो यहीं पर रह गए।
तो उनके बहुत सारे लोगों ने वैदिक धर्म अपना लिया, कुछ लोगों ने बौद्ध धर्म अपना लिया। तो धीरे धीरे भारत में सांस्कृतिक विविधता प्राचीन काल से बढ़ने लग गई। तो कहने का अर्थ ये है कि अगर हम समाज को विभाजित कर देते हैं, उसकी शक्ति को डिवाइड कर देते हैं, तो फिर एक वर्ग के ऊपर अगर सुरक्षा का दायित्व तो हम डाल देंगे, तो अगर वो वर्ग सुरक्षा नहीं कर पाया, बाहर से अटैक हुआ और हार गए, तो फिर पूरा समाज जो है उसको वो जो व्यथा होती है, कैसे पीड़ा होती है कि बाहर से जब आक्रमणकारी आते हैं तो उनकी अपनी संस्कृति होती है, फिर अपनी सत्ता को स्थापित करते हैं, दूसरी सत्ता को हटा देते हैं। वो जब हटाएंगे तो मानी सी बात है कहीं ना कहीं कष्ट भी होगा, समाज के अंदर कहीं ना कहीं उथल पुथल होगी। तो ये सारी चीज़ें आपको प्राचीन काल से दिखाई पड़ती हैं। यानी हुड़ों का आक्रमण हुआ, हम देखें शक भी आए, पहलव आए, बहुत सारी चीज़ें आपको इतिहास में दिख जाएंगी। लगातार हमले होते रहे, सिकंदर का हमला हुआ। तो समाज को वर्ण व्यवस्था के आधार पर बांट देने से वैदिक धर्म के ऊपर ही बहुत सारा संकट आ गया था। और इसीलिए पूर्व वैदिक काल में जो कि बहुत ज़्यादा बुद्धिमान आर्य उस समय थे, क्योंकि उस समय धर्म की भी खोज चल रही थी, वो दूरदर्शी थे, वो जानते थे कि अगर हम ये जन्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था को कर देंगे तो इससे कहीं ना कहीं आर्यों को सभी वर्गों का योगदान नहीं मिल पाएगा। सेना जो राज्य गठित होगा उसका स्वरूप जो है विकेंद्रीकृत नहीं होगा, वो केंद्रीकृत होगा किसी न किसी एक समाज के द्वारा, एक समूह के द्वारा ही। सैनिक पक्ष जब उसका नेतृत्व किया जाएगा तो उससे क्या होता है, शक्ति कमज़ोर मतलब वीक हो जाती है चीज़ें। जब सेना के अंदर अलग अलग समुदाय के लोग रहते हैं तो सेना मजबूत रहती है, क्योंकि सबके पास अपनी अपनी क्वालिटी होती है। तो ये बात तो उस समय के आर्यों ने देख लिया था, लेकिन जो संघर्ष हुआ तो उसमें वो हार गए। फिर आप देखें जब मुसलमानों का भारत में आक्रमण हुआ, लगातार फिर एक मुस्लिम सत्ता भारत में स्थापित हुई। फिर हम देखें जो व्यवस्था चलती रही, यानी वही जन्म के आधार पर व्यवस्था जब हज़ारों सालों तक चलती रहेगी तो लोगों के मन में कहीं ना कहीं संस्कार बैठ जाता है। फिर वो छुआछात की भावना और बहुत सारी जो है वो कह सकते हैं बुराइयां पैदा हो गई। सुधारक भी पैदा होते रहे, दयानंद सरस्वती भी पैदा हुए, उन्होंने आलोचना किया, मूर्ति पूजा की आलोचना किया, वैदिक धर्म में सुधार करने के लिए उन्होंने लंबा संघर्ष किया। तो सुधारक लगातार आते रहे। उसी संदर्भ में अगर आप बी आर अम्बेडकर को देखेंगे तो बी आर अम्बेडकर का जीवन भी आप समझ सकते हैं कि एक ऐसी व्यवस्था जो छुआछात के आधार पर हो तो उस समाज के अंदर खुद को स्थापित करना कितना चुनौतीपूर्ण रहा होगा। जबकि छुआछात की जो भावना होती है वो इंसान को बहुत चोट पहुंचाने का काम करती है। जब वो बच्चे मतलब बालक थे और शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, उसी में देखेंगे उनको बाहर रहना पड़ता था, क्लास के अंदर वो नहीं, बाहर बोरे पर बैठा करते थे, वो क्लास में नहीं आ पाते थे। और उसके बाद उनको पानी पीने प्यास लगती थी, उसको भी उनको कष्ट होता था कि अगर कोई पानी पिलाने वाला नहीं हुआ तो प्यासे ही रह जाते थे वो। तो ये सारी चीज़ें उनके मन में बचपन से ही चीज़ें जो है वो जाती रहीं और वो बहुत संवेदनशील है। आप उनके व्यक्तित्व को देखेंगे तो पता लगेगा कि कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि इतिहास को बदलने के लिए ही एक तरह से वो पैदा हुए थे, कह सकते हैं आप, क्योंकि उनका जो योगदान है वो कोई छोटा मोटा नहीं है। यानी उनके व्यक्तित्व को अगर मूल्यांकन करेंगे तो आपको ये अंदाज़ा लगेगा, किसी को भी अंदाज़ा लग सकता है कि कितना अथक परिश्रम उन्होंने किया होगा, किस तरीके से उन्होंने मतलब अध्ययन में खुद को लगाया हो ताकि अपने समाज का कुछ भला कर सकें, भारत का भला कर सकें। क्योंकि उनके जो विचार थे वो कहीं कहीं पिछड़ों और दलितों के लिए नहीं थे, बल्कि वो वैदिक संस्कृति के अंतर्गत हिंदू समाज के अंदर वो जो सुधार की बात कर रहे थे तो वो तो पूर्व वैदिक काल के आर्यों के द्वारा ही वो बात कह दी गई थी कि इस प्रकार से व्यवस्था करना उचित नहीं है, लेकिन वो संघर्ष में हार गए। तो ऐसे में भीमराव अंबेडकर की जो विचारधारा है, कह सकते हैं, तो बौद्ध धर्म का जो विकास हुआ था तो महात्मा बुद्ध कहीं बाहर से तो आए नहीं थे, आर्य संस्कृति के अंतर्गत ही उसी से संबंधित थे। महावीर स्वामी भी कहीं ना कहीं आर्यों से ही संबंधित थे। बस सुधार की बात हो रही थी, बहुत सारी विकृतियां पैदा हो जाती हैं तो उसको दूर करने के लिए मानी सी बात है कि विचार दिए जाएंगे। तो विचार उन्होंने रखे और फिर आगे आप देखेंगे अशोक के पीरियड में, फिर कनिष्क के पीरियड में, फिर हर्षवर्धन के पीरियड में देखेंगे बौद्ध धर्म का उत्थान होता रहा। धीरे धीरे बौद्ध धर्म जो है वो कहीं ना कहीं उसका पतन हो गया, क्योंकि जो वैदिक धर्म में जो आर्य लोग थे जिन्होंने कि जन्म के आधार पर व्यवस्था को रखा था और जिस प्रकार का एक समाज जो है उन्होंने गठित किया था उसका लाभ उन्होंने उठाया था, कई सदियों तक उठाया था। बाद में सिकंदर का अटैक हुआ, फिर और आक्रमण होते गए, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने सिद्धांत में, अपने मत में एक पूरी तरीके से स्थिर रहे। वो भारतीय समाज में जो यहाँ की जातियाँ थीं लंबे समय से भारत में, कह सकते हैं कि जब उनका अटैक हुआ था तो यहाँ पर भारत के अंदर बहुत सारी जातियाँ थीं, तो उनके साथ वो घुलना मिलना नहीं चाह रहे थे, विवाह के संबंध में वो बंधना नहीं चाह रहे थे, क्योंकि उनको अपने रक्त की शुद्धता जो है वो बहुत ज़्यादा प्रिय थी। और ऐसा नहीं है कि उन्हीं के मामलों में ऐसा है, आप पूरे विश्व में देखेंगे तो कहीं ना कहीं दूसरे समुदाय के साथ विवाह करने का निषेध ही रहा है। आज भी बहुत सारे ऐसे समुदाय हैं
जहाँ पर इस तरह के जल्दी विवाह होते नहीं हैं, अपने ही उसमें विवाह करते हैं, वो दूसरों से नहीं करते। तो रक्त की शुद्धता को लेकर इसलिए आप देखेंगे अनुलोम प्रतिलोम विवाह का सिद्धांत दिखाई पड़ता है। तो कहीं ना कहीं अपने कबीलाई स्वरूप को, अपने जो वंश की शुद्धता है उसको मेंटेन करने के लिए सारे वो प्रावधान किए गए हैं। और समाज की प्रगति के लिए बताया कि इस तरह से वर्ण व्यवस्था से समाज बड़ा उत्थान उसका होता है, एक व्यवस्था बनी रहती है, एक ऑर्डर रहता है। लेकिन ऑर्डर तो रहता है, लेकिन जो सेना का गठन होगा तो एक वर्ग पे आप सेना का भार डाल देंगे तो फिर सेना की शक्ति कमज़ोर हो जाती है। अगर हम प्रकृति को देखें तो प्रकृति में विविधता दिखाई पड़ती है, और उसी विविधता से तो प्रकृति जो जीवित रहती है, तरह तरह के जीव जंतु अपनी भूमिका निभाते हैं, एक बायोडाइवर्सिटी निर्मित होती है। तो अगर मानव समुदाय को हम इस तरह से अलग कर देंगे, सेपरेट कर देंगे, तो शक्ति जो है राजकीय स्तर पर तो सीमित हो जाएगी। राज्य में कौन भी भागीदारी करेगा? अगर हम एक वर्ग को शिक्षा से ही वंचित कर देंगे और बहुत बड़ा समुदाय है, तो जब वो शिक्षा से वंचित हो जाएगा तो उसकी जो अंतर्निहित योग्यता है वो विकसित नहीं हो पाएगी, क्योंकि शिक्षा से ही तो वो अंतर्निहित व्यक्तित्व का विकास होगा। कैसे भी उसका विकास होगा तो उसका लाभ तो फिर उस समाज को भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए ज़रूरी होता है कि जब कोई समाज जो है वो अपने अंदर रहने वाले जितने भी वर्ग हैं उनको जब सहजता स्वीकार कर लेता है और उनके साथ मिल करके रहता है तो ज़्यादा शक्तिशाली होता है। फिर बाहर से जो अटैक होते हैं उस अटैक का पूरी डट करके मुकाबला किया जाता है। इसलिए आप देखेंगे लगातार जब भारत पर आक्रमण होते गए तो फिर वो यहाँ पर जो है वो क्षत्रिय उसका बोझ नहीं उठा पाए। बहुत सारे मामलों में सफल रहे लेकिन हारते भी चले गए वो। जैसे आप देखेंगे महमूद गजनबी का अटैक कितना हुआ, 17 बार उन्होंने अटैक किया, लेकिन लगातार वो हार मिलती रही लोगों को। तो आप ये देखेंगे हार कैसे मिलती रही, क्योंकि भारत का समाज कहीं ना कहीं एकीकृत नहीं था। अगर यहाँ पर पिछड़ों दलितों को सेना में एक बड़ा ओहदा दिया गया होता और आर्य यहाँ पर यहाँ के स्वदेशी लोगों के साथ मिलकर रहे होते और खुद अपने वंश में, आर्य वंश में जिन लोगों को शूद्र बना दिया गया था, कमज़ोर जो आर्य थे उनको भी शूद्र में रख दिया गया था, उनके साथ भी समानता के सिद्धांत पर अगर चलते, जो पूर्व वैदिक काल में जो व्यवस्था थी उसके आधार पर अगर चलते, तो जो भी भारत से बाहर से अटैक होते तो वो अटैक उतने सफल नहीं हो पाते। क्योंकि अपने देश की रक्षा करने का काम हर प्रकार के समूह समुदाय का कहीं ना कहीं दायित्व तो रहता है, लेकिन वो तब मिलता है सहयोग जब हम प्रेम के साथ समानता के सिद्धांत पर रहते हैं, तब सहयोग मिलता है, ऐसा सहयोग नहीं मिलता है। तो कहने का अर्थ ये है कि इससे अहित तो वैदिक धर्म का ही हुआ। अहित इसलिए हो कि बाहर से अटैक होते गए। जैसे अब आप मुस्लिम अटैक हुआ, 600 साल 700 साल तक के लिए सत्ता हाथ से नहीं रही, चली गई हाथ से। तो क्यों चली गई? इसलिए कि सीधी सी बात है कि जब आप बटे हुए हैं, धर्म के आधार पर आपने अपने समाज को बांटा हुआ है, कहीं ना कहीं वो उतना उदात्त नहीं है। तो जब बाहर से अटैक होगा, आपका समाज बटा हुआ है, तो फिर तो आप जो है वो मानी सी बात है, दूसरी संस्कृति आपको हरा देगी और फिर वहाँ पे सत्ता पे रहे लंबे समय तक। बाद में अंग्रेज आए, चीज़ें गई। कहने का अर्थ ये है कि भीमराव अंबेडकर की जो विचारधारा है वो हिंदू धर्म के अंदर जो विसंगतियाँ हैं, वर्ण व्यवस्था की जो डिमांड कर रहे थे वो, क्योंकि वो तो सीधी बात है कि पश्चिमी जगत में जब उन्होंने शिक्षा ग्रहण किया, वहाँ के कल्चर को देखा, तो वहाँ तो ये सारी चीज़ें नहीं थी। अमेरिका में और इंग्लैंड के अंदर उतनी चीज़ें उस समय नहीं थी, क्योंकि वहाँ भी पुनर्जागरण की प्रक्रिया चल रही थी। भेदभाव तो यूरोप के अंदर भी था, लेकिन जब से ज्ञान विज्ञान का विकास हुआ, पुनर्जागरण की प्रक्रिया चली, तो कह सकते हैं एक आधुनिकीकरण का तो एक स्वरूप दिखाई पड़ता है पश्चिमी जगत के अंदर। तो इस प्रकार की चीज़ हम आज अमेरिका चले जाएं तो वहाँ इस प्रकार कोई रूप नहीं है, लेकिन भारत के अंदर वो चीज़ दिखाई पड़ती है। अभी भी छुआछात इस तरह की भावना लोगों के मन के अंदर बसी हुई है, जातीयता के विचार में बसा हुआ है। लेकिन अगर आप पश्चिमी जगत में, अमेरिका में चले जाएँ तो इस तरह की कोई चीज़ दिखाई नहीं पड़ती है। तो भारत के आधुनिकीकरण के लिए अगर देखा जाए तो जो पिछड़ों और दलितों के अधिकारों की मांग जो अम्बेडकर कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं वैदिक धर्म को मजबूत बनाया का काम किया जाता। अगर वैदिक धर्म के जो लोग निर्धारक हैं वो उनकी बात को मान लेते, लगातार वो कहते रहे, जब उनकी बात को नहीं माना गया तो उन्होंने समझ लिया कि अब मेरा प्रयास सार्थक नहीं होगा, तब उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार करने का विचार किया, उसको स्वीकार कर लिया उन्होंने। और बौद्ध धर्म को उनको स्वीकार करने कहीं ना कहीं एक उन्होंने दिखाया ये चीज़, अपने समुदाय को एक निर्देश दिया कि अगर भविष्य में स्थितियाँ विकट हो तो फिर इस धर्म में रहने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि वो एक बहुत बड़े नेता थे, उनका ये कदम जो है वो दूसरे लोगों के लिए कहीं ना कहीं भविष्य में एक निर्देश भी हो सकता है। तो इसलिए कहा जा सकता है कि भीमराव अंबेडकर का जो योगदान है वो भारत को आधुनिक बनाने के संदर्भ में बहुत बड़ी भूमिका है। क्योंकि कोई भी समाज अगर वो समानता के सिद्धांत पर नहीं खड़ा होगा तो फिर वो दूसरे राष्ट्रों से युद्ध में अक्सर हारता हुआ दिखाई पड़ता है। अब जैसे चीन हमारे पड़ोस में है, तो परमाणु बम भी है, चीन के पास अर्थव्यवस्था भी मजबूत है, सेना भी बहुत विशाल है, पाकिस्तान से भी युद्ध हमारा हो चुका है, पड़ोसी दोनों देश हैं। पाकिस्तान ने अपना बहुत बड़ा मार्ग भी चीन को दे दिया है। अब व्यापारिक गतिविधियां चीन में आगे बढ़ेंगी। अमेरिका तो बहुत दूर है, हम अगर अमेरिका पर निर्भर होंगे तो अमेरिका तो यहाँ से बहुत दूर है, और अमेरिका की गतिविधियां कब बदल जाएं,
कब उसकी निष्ठा बदलने में देर नहीं लगती है, वहाँ पूंजीवाद बहुत ऊंचे रूप में है। तो ऐसे में ज़रूरी है कि भारत के अंदर इस तरह की बात करना, हिंदुत्व की विचारधारा का जो उत्थान की बात की जा रही है, तो भारत तो वैसे भी कह सकते हैं आप कि जब पाकिस्तान का बंटवारा हो गया, बांग्लादेश चला गया, तो भारत में बचा क्या अब? यहाँ थोड़े बहुत मुसलमान हैं बस। अगर उनकी आबादी देखा जाए तो उस बहुसंख्यक समुदाय के हिसाब से तो बहुत कम है, और बिखरे हुए स्तर पर देखा जाए कुछ ही राज्यों में कंसंट्रेशन पाया जाता है। बाकी तो कह सकते हैं कि सारा जो सत्ता है, सब कुछ है, वो तो बहुसंख्यक वर्ग के हाथ में ही है। तो अगर बहुसंख्यक वर्ग अपने को और प्यूरिफाई नहीं करेगा, अपने में अंदर सुधार नहीं करेगा, तो भविष्य में अगर चुनौती उसको चीन और पाकिस्तान से संयुक्त रूप से मिलेगी तो उसका मुकाबला कैसे होगा? इस आधार पर तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि पिछड़े और दलित इसी तरीके से अगर वो पीछे किए जाते रहेंगे, उनको अधिकार है जो पूरी तरह से उनको नहीं उपलब्ध कराया जाएगा, तो भागीदारी अगर नहीं होगी तो भारत की जो सेना कहीं ना कहीं कमज़ोर तो रहेगी, क्योंकि समाज से तो सेना जाती है। तो कहने का अर्थ ये है कि अगर जो केंद्र सरकार है उसका ध्यान जो है, जो यहाँ राजनीतिक पार्टियां हैं, वो अगर धर्म के आधार पर राजनीति करने लगी इसी तरीके से किसी समूह की इच्छाओं को पूरा करने के लिए जो है, वो अगर सरकारें सक्रिय हो जाएंगी तो विकास में पीछे हो जाएंगे हम। जो पीछे हो जाएंगे तो जो पड़ोसी देश हमारे वो अगर शक्ति अर्जित कर लेंगे तो फिर कहीं ना कहीं इतिहास में दिखाई पड़ता है वो आक्रामक हो जाते हैं। तो इस संदर्भ में अगर अम्बेडकर की भूमिका को देखें तो बहुत बड़ी भूमिका है, यानी भविष्य के संदर्भ में भारत को मजबूत बनाने के लिए समाज को एकीकृत करना, समान करना। अगर हम उनके इस योगदान को देखें तो बहुत बड़ा योगदान है उनका। लगातार उन्होंने प्रयास किया, और जिस तरह से दलितों और पिछड़ों की दशा थी जिस समय वो थे, तो वो तो फोटो में भी, हम चित्रों में भी देख सकते हैं किस तरह से आप उस समय की जो अगर आप पिक्चर देखें तो आपको पता लगेगा कि दलित और पिछड़ों को मतलब कितनी सुविधा, कोई बहुत ज़्यादा सुविधा नहीं थी। खुद अम्बेडकर का जो परिवार था बहुत संघर्ष कर रहा था किसी तरीके से, और उन्होंने शिक्षा प्राप्त किया किस तरीके कह सकते हैं आप संघर्ष करके। तो इसलिए हमें दूसरों के बारे में बहुत मानवता से विचार करना चाहिए। धर्म के अंदर जो कि अम्बेडकर की विचारधारा थी कि मनुष्य अपनी आवश्यकताओं के हिसाब से धर्म को बदल सकता है। जब उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था को जन्म के आधार पर स्थापित कर दिया गया, जबकि वो जन्म के आधार पर नहीं थी, तो कहीं ना कहीं परिवर्तन हुआ ना। तो उस परिवर्तन को क्या आज स्थापित नहीं किया जा सकता कि अब जातीयता और वर्ण व्यवस्था की जो है और मनुस्मृति में जो जिस प्रकार के दंड के विधान हैं जिसको लेकर आपत्ति की जाती है दलितों और पिछड़ों के द्वारा, तो कहीं ना कहीं उसको अनदेखा किया जा सकता है। उस समय जो चीज़ें थी उसको दबा दिया जाना चाहिए। आज की आवश्यकताओं को देखते हुए भारत को मजबूत बनाने की ज़रूरत है। अगर हम भारत को मजबूत नहीं बना पाएंगे, भारत को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, यहाँ इतनी बड़ी आबादी है, लोगों को रोजगार नहीं दे पाएंगे, तो कहीं कहीं लोगों की आवश्यकताएं पूरी नहीं कर पाएंगे, तो समाज के अंदर कहीं ना कहीं विखंडन की प्रक्रिया आंतरिक तौर पर चलने लगती है। लोग एक दूसरे के फिर उसमें क्या होता है, अनाचार कदाचार होने लगते हैं। लोग फिर अपनी धन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना करके जो है साइबर क्राइम होने लगी, घटनाएं घटने लगती हैं, क्योंकि पैसा तो लोगों को चाहिए। तो लोगों के मोबाइल से पैसे जाने लगते हैं, एटीएम से जाने लगते हैं, सारी घटनाएं पे घटने लगेंगी। तो इसलिए ज़रूरी है कि लोगों को रोज़गार भी अवसर उपलब्ध कराया जाए, और भारत का जो ग्रामीण क्षेत्र है उसको मजबूत बनाने के लिए वहाँ रोज़गार के अवसर को सृजित किया जाए, ताकि जो दलित और पिछड़े हैं उनको मजबूत किया जाए, उनसे मतलब उनको एकदम इक्वल धरातल पर समान रूप से लाने के प्रयास किया जाए। अगर इसमें प्रयास किया जाएगा तो भारत का भविष्य सुरक्षित रहेगा। और इस संदर्भ में भीमराव अंबेडकर की जो भूमिका है, उनका जो योगदान, उनका जो प्रयास है, जो कुछ भी उन्होंने किया, अगर उसका इंटेंशन देखा जाए तो ये नहीं सोचना चाहिए कि वो सिर्फ अपने समाज के उत्थान के लिए काम कर रहे थे, वैदिक धर्म की आलोचना कर रहे थे। आलोचना नहीं, बल्कि वो ये डिमांड कर रहे थे कि जो विसंगतियाँ पैदा की गई हैं उनको दूर कर दिया जाए। इस डिमांड को अगर मान लिया जाता तो कहीं ना कहीं तो हिंदू समाज के ही हिस्सा थे, वो उससे अलग तो थे नहीं। जब वो हार गए तब उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया है, और बौद्ध धर्म भी क्या है, कह सकते हैं कहीं ना कहीं वैदिक धर्म का ही एक सुधार वाला अंश है, कह सकते हैं आप। तो इसलिए हमें बहुत खुले दिमाग से चल करके सारी चीज़ों को देखना चाहिए। भविष्य के संदर्भ में आज़ादी जो है इतनी आसानी से नहीं मिली, लाखों लोगों ने अपनी जान दे करके भारत को आज़ाद कराया है, भारत का संविधान निर्मित हुआ है। तो ऐसे में आप पुराने स्तर पर चले जाना किसी समूह की डिमांड के आधार पर कि हम पुरानी व्यवस्था को स्थापित करें, ये उचित नहीं है, वर्तमान के संदर्भ में भी नहीं। जबकि पड़ोसी देश में हमारा चीन जो है वो पूर्वोत्तर के क्षेत्रों पर निगाह लगाए हुए उसकी शक्ति बढ़ती चली जा रही है, वो व्यापारिक गतिविधियों में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। तो अगर वो शक्ति अर्जित कर लेगा तो भारत के लिए ही संकट होगा, क्योंकि पड़ोसी देश है भारत चीन का। और ऐसे में पाकिस्तान से भी हमारे संघर्ष है। इसलिए भविष्य के संदर्भ में भारत को शक्ति अर्जित करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है, और इस मामले में भीमराव अंबेडकर की भूमिका बहुत बड़ी है। इसी संदर्भों में उनके व्यक्तित्व को देखना चाहिए। तो यहीं पर अनुमति दें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।